वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपका स्वागत करती हूँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स में, जिसमें आप लोगों को अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह वीक के करंट अफेयर 8 अगस्त से 14 अगस्त तक के हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें इससे पहले की वीडियो अपलोड की जा चुकी है और इसके आगे की वीडियोस भी आपको जल्द ही अपलोड की हुई मिल जाएंगी। इन सबको आप कवर अप कीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप सब लोग चाहें तो इनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं आराम से। बाकी हमारा ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल ग्रुप है। वहां पे जो है डेली की अपडेट्स, सारे के सारे बैचेस की अपडेट, सब कुछ यहीं पर ही दिया जाता है। तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। बाकी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारे डे से, हमारे इम्पोर्टेंट वो ऐसे दिवस जो कि एग्जाम में सवाल बनते हैं जिनसे। देखो, दिवस तो हर रोज ही कोई ना कोई हो जाता है, लेकिन मैं आपके सामने हर रोज हर वो दिवस नहीं लेके आती हूँ। मैं सिर्फ वही दिवस लेके आती हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि सामने लिखे ये तीनों दिवस, ये तीनों के तीनों दिवस एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है, तो 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत में, आपको अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तब भी थोड़ा सा आइडिया तो आपको जरूर होगा कि एक क्रांति की एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो वही है ये क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू होती है, 1942। और उसी पल जो लीडर्स थे गांधी जी, नेहरू जी, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 में शुरू होती है और ये कौन लॉन्च करता है? बॉम्बे में लॉन्च की जाती है। बॉम्बे में कहां पर? गवालिया टैंक पर लॉन्च किया जाता है। कौन सा टैंक है? गवालिया। गवालिया टैंक मैदान के पास इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है और इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई। उसके साथ साथ ये मूवमेंट में आप याद रखिएगा, ब्रिटिश के अगेंस्ट पूरी तरीके से ये मूवमेंट को बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये मूवमेंट जो है वो लीडरलेस मूवमेंट थी। मतलब कि इसके अंदर कोई भी लीडर नहीं था, क्योंकि जो भी लीडर्स थे वो सारे ऑलमोस्ट जेल में थे। तो यंग जो लोग थे उनके पास पूरी कमान थी। जैसे कि यंग लोगों को अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनमें से कौन कौन से यंग लोग थे, आप लोगों ने इनका नाम 110% सुने ही होंगे। आपने कभी भी अगर पढ़ा है तो आपने जरूर सुना होगा इनके बारे में। तो उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक, सुने हैं ना सभी लोगों ने इनके नाम। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था। याद रखिएगा, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हुई थी। राइट। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गवालिया टैंक पर झंडा फहराया गया था बाय अरुणा आसिफ अली, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। और एक और सवाल मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक शब्द है क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था यूसुफ मेहरेली द्वारा। याद रखिएगा, यूसुफ मेहरेली ने एक और शब्द दिया था जो कि बहुत फेमस है, और साइमन गो बैक, ये नारा भी यूसुफ मेहरेली द्वारा ही दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में रखिएगा जरूर। चलिए अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। 9 अगस्त को एक और इंसिडेंट जो है आपको पढ़ना है, दैट इज काकोरी एक्शन डे। वैसे तो देखो, इसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर यूपी की सरकार ने काकोरी एक्शन डे के दिवस में इसको नाम रख दिया है। और काकोरी एक्शन डे जो है वो 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया जाता है, जब
ट्रेन जो है काकोरी पे रुकती है। ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, और काकोरी गांव है लखनऊ के पास, वहां पे जब रुकती है तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पर लोग थे, उन्होंने यहाँ पर एक पिस्टल का इस्तेमाल करके वहां पर जो है ट्रेन में लूटपाट मचाई थी। पूरे के पूरे जो रॉबरी थी, ये वाली लूटपाट ये मचाने वाले में सबसे ऊपर जो नाम आते हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, पर और भी लोग थे। राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंद लाल, बनवारी लाल, मुरारी लाल। और एक यहाँ पे पैसेंजर की डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो कोई सोच समझ के नहीं मारे जाते, अनइंटेंशनली वो उनकी डेथ हो जाती है। वो एक कोच से दूसरी कोच जा रहे थे उस समय। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक ट्रेन थी जिसका नाम है 8 डाउन ट्रेन, 9 अगस्त को शाहजहांपुर से लखनऊ, सहारनपुर नहीं, सॉरी सर मैंने पहले सहारनपुर बोल दिया, शाहजहांपुर से लखनऊ। और जब वो काकोरी पास करती है तो राजेंद्र लाहिरी जो है वो इमरजेंसी चेन को यहाँ पे खींच देते हैं, और बाकी सारे जो है फिर आकर के बैग्स को लूटना, जिसमें बहुत करीब पैसा भी अच्छा खासा हुआ करता था, उन सबको लूटना, पूरा फंड इकट्ठा करने के लिए ये सब तैयार किया गया था। एक लॉयर थे अहमद अली, जो वहां पे नीचे उतरे थे और लेडीज कंपार्टमेंट में अपनी वाइफ को मिलने के लिए जा रहे थे। वो मनमथ नाथ गुप्ता से जो है गलती से जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा अगर क्राइम होता है ना जिसमें ऐसा गलती से अनइंटेंशनली मार दिया जाता है, या कभी ऐसे डेथ हो जाती है, उसे पता है क्या कहते हैं? मैंस लाफ्टर। मेंस लाफ्टर केस, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। मैंस लाफ्टर केस जो है वो ऐसा होता है जिसमें आप, एक लीगल टर्म होती है ये, जिसमें एक ऐसा मर्डर तो हुआ ही है, इसके अंदर मर्डर हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा अनइंटेंशनली हुआ है, इसलिए इसको थोड़ी कम सजा जो है यहाँ पे मिलती है, उसे कहते हैं मैन्सलाफर। ठीक है भाई, तो इसको भी एक बार दिमाग में रखिएगा। तो ये था काकोरी एक्शन डे। और उसके बाद आता है वर्ल्ड लायन डे, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया गया। इस बार की इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम इसकी है किंग ऑफ द जंगल के नाम से, काफी बड़ी इसकी एक जो है वो थीम भी रखी गई है। तो किंग ऑफ द जंगल जो है हमारे बिग कैट्स, इनको कहा जाता है, सबसे बड़े बिग कैट्स के रूप में ये जाने जाते हैं। इसकी थीम ना अभी तक भी नहीं आई है, लेकिन ये जो पूरा एक दिन है ना, ये स्टार्ट करने वाले एक हस्बैंड वाइफ थे, जिन्होंने इस दिन की शुरुआत करी है। उन हस्बैंड वाइफ का नाम था डेरेक एंड बेवर्ली। क्योंकि वो लायन की जो पॉपुलेशन है वो इतनी कम होती जा रही है, उसके तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने ये चीज जो है वो स्टार्ट करी, और फिर आगे वो जो है नेशनल ज्योग्राफिक के पास पहुंचे कि भाई ऐसा एक कुछ करो, लायन डे के रूप में मनाओ। और फिर उसके बाद से ये 10 अगस्त को मनाया जाने लगा। और लायन जो है IUCN की लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल है। करीब 30,000 से 1 लाख के बीच में लायन है जो वर्ल्ड में बचे हैं। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रही, वर्ल्ड में सिर्फ इतने ही लायंस हैं। तो उस हिसाब से ये एक अलग से डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 अगस्त। ये तीनों डेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मैंने दिया है। आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सभी लोग इन तीनों डेज को अच्छे से पढ़ के जाएं। और क्विट इंडिया और काकोरी वाले को तो आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ के पढ़े तो फायदा ज्यादा होगा। पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ो, अच्छे से पढ़ो इसको, आराम से आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। डिफेंस की न्यूज में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में मालाबार एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च की गई है। अब मालाबार एक्सरसाइज जो है, आप लोग जानते हैं कि ये क्वाड के नेशंस की एक्सरसाइज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इस बात को जरूर जानते होंगे। क्वाड के जो नेशंस हैं हमारे, 4 ग्रुप्स हैं, अभी क्वाड में तो और नहीं जुड़े हैं, हालांकि ब्रिक्स में जुड़ रहे हैं पर क्वाड में नहीं जुड़े हैं, जिसमें हमारे इंडियन नेवी, US की नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये चारों जो है इनका ग्रुप है। ये इनकी जो है पूरी एक्सरसाइज 21 अगस्त को ही खत्म हुई है, और नाम है इसका मालाबार। ठीक है, शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज, मेन सवाल ये पूछा जाएगा कि हुई कहाँ पर है। तो देखिए, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने होल्ड करी है, और वो है सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है सिडनी, लेकिन वहां पे होल्ड की गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। तो INS सह्याद्री, INS कोलकाता,
इन दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देने के लिए। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त से शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस वाले करंट अफेयर में इसको कवर किया है। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है जायद तलवार एक्सरसाइज। यहाँ नाम पढ़ेंगे जायद तलवार एक्सरसाइज, जायद तलवार। ये इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। इंडिया की आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद, ये दोनों हमारी आईएनएस पहुंची हैं कहाँ पर? दुबई में। दुबई कहाँ पर है भाई? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि दुबई और यूएई एक ही बात है। हाँ, बात एक ही है, मतलब कि अगर आप इंडिया बोले, दिल्ली बोले, कैपिटल तो इंडिया की दिल्ली ही है तो दिल्ली इंडिया में ही, लेकिन दुबई सिटी है और यूएई कंट्री है। इंडिया और दिल्ली में क्या फर्क है कि इंडिया जो है वो हमारी देश है और दिल्ली हमारी राजधानी है, कैपिटल है। तो वैसे ही यहाँ पर हिसाब किताब है, दुबई बहुत पॉपुलर है, इसलिए बहुतों को नहीं पता होता कि वो यूएई का हिस्सा है। वो अलग से, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग दुबई को अलग से ट्रीट करते हैं एज अ कंट्री, तो ऐसा नहीं। दुबई एक सिटी का नाम है यूएई में, ठीक है। तो जायद तलवार 2023 वहीं पर ही कंडक्ट हुई है 8 अगस्त को। दुबई का एक पोर्ट है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस पोर्ट का नाम भी यूपीएससी हमसे पूछ ले। पोर्ट राशिद। क्या है पोर्ट का नाम? पोर्ट राशिद। तो पोर्ट राशिद को यहाँ पर, राशिद में इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और यूएई के साथ हमने करी है। हमारे जो ब्रिगेडियर्स और जो एडमिरल्स हैं वो वहां पे पहुंचे थे और पूरा डिस्कशन भी काफी सारी चीजों के ऊपर किया है। तो ये एक्सरसाइज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, कहाँ पे किसके साथ होती है। कि कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया नाम दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सब लोग, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। यूएई की कैपिटल पता है क्या है? दुबई नहीं है, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, ठीक है। वहां पे करेंसी जो चलती है वो है यूएई का दिरहम, ये बात भी दिमाग में रखिए, ठीक है। चलो, डिफेंस के बाद अगला बढ़ते हैं प्रोजेक्ट देविका की तरफ। अब प्रोजेक्ट देविका है, ये आप लोगों ने, अगर तो आप में से किसी ने ये सुना है कि देविका जो है एक नदी भी पड़ती है, तब तो वो बहुत आसानी से बता देगा कि ये एक नदी का नाम है। लेकिन जिनको नहीं पता होगा कि एक नदी का नाम है, उनके लिए डिफिकल्ट है ये याद रखना। देखो, देविका एक नदी का नाम है। ये देविका नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और ये जो पूरी एक नदी है, ये एक हिल है। जम्मू कश्मीर में इलाका है उधमपुर। उधमपुर में एक हिल है सुधा महादेव टेम्पल, वहां से ये निकलती है और जा करके किसमें मिल जाती है? रावी नदी, ठीक है। पता है ना, रावी नदी तो सबने सुना होगा ना। तो ये नदी है वहां पर, और ये जो है कई बार हमारे जो है हिंदू धर्म में बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि कई बार इनको हमारी गंगा माँ की बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, याद हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये जो नदी है ना, ऐसा नहीं है कि भारत में ये मिलती है रावी नदी को, नहीं, ये पाकिस्तान के पंजाब में जाके मिलती है। तो अब इस नदी के ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2019 में, जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2022 में, लेकिन हुआ नहीं। तो देविका नदी के किनारे घाट बनाने का ये प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट क्या था कि हमें क्या बनाने हैं? देविका नदी के किनारे घाट, वो होता है ना नहाने के लिए घाट होते हैं, वो। और जो वहां पर जो भी समस्याएं है ना, उसको हटा दिया जाएगा। और वहां पे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स 3 बनाए जाएंगे। 3, अभी तो 3 डिसाइड हुए थे, ताकि रिवर का पॉल्यूशन घटाया जा सके और रिवर की क्वालिटी बहुत अच्छी की जा सके, ठीक है भाई। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट था ये वाला। ये प्रोजेक्ट जो था वो रिजनरेशन प्रोजेक्ट देविका के तहत स्टार्ट किया गया था, जिसकी कॉस्ट पूरी 190 करोड़ रखी गई थी। जैसे द नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है घाट घाट के लिए, उसी प्रकार से 190 करोड़ की कॉस्ट पे देविका प्रोजेक्ट भी चल रहा था, जिसके अंदर 90 और 10 का रेशो चलेगा। 90% जो है वो सेंटर देगा और 10% जम्मू कश्मीर की सरकार, यूनियन टेरिटरी यहाँ पर देगी, जो कि पूरा स्टार्ट कर रही थी इसको यहाँ पर, देविका प्रोजेक्ट को यहाँ पर अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको पूरा अंजाम दे। बात समझ में आ गई? तो ये कंप्लीट तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं था।
ठीक है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट जो है वो करवाया जा रहा था। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट पूरा न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको रिवर रिवर देविका के बारे में भी बताया। तो देविका नदी एक ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी सी नदी है, लेकिन कहाँ से निकलती है, क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ रिवर का, नॉर्थ एरिया का पहली बार इसमें पूरा एक जिक्र है, नॉर्थ एरिया में पहली बार ऐसा किया गया। ठीक है, और देविका रिवर की और बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको इतना बात में याद रखना है। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है ये। चलिए अगले पे बढ़ेंगे, स्वाति माउंटेन्स के ऊपर। स्वाति माउंटेन्स जो है, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट निकल के आया है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक सिस्टम है, रडार का सिस्टम है, जो कि हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने डिजाइन किया है उन जगह पे ऑपरेशंस करने के लिए जहां पर बहुत मुश्किल से पहुंचा जाता है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाने की जगह होती है। ठीक है, रॉकेट्स लेकर के आना है, गन्स को लोकेट करना है, एक रडार सिस्टम है जो ऊंचाई पर माउंटेन्स पे काम करेगा। ठीक है, दो तरीके से है, एक स्वाति प्लेन्स और एक स्वाति माउंटेन। स्वाति प्लेन्स जो है वो प्लेन सर्फेस पे काम करेंगे, स्वाति माउंटेन्स पे काम करेंगे, जो कि उस इलाके में छुपी हुई जितनी भी गन है, जितने भी वहां पे मोर्टार हैं, जितने भी वहां पर ऐसे मिशन वगैरह हैं, वो जानने के लिए हमको ये बताएगा, डेटा बताएगा और कोऑर्डिनेट्स देगा कि यहाँ पर ये, इस हाइट पर ये चीज छुपी हुई है। ये भी बता सकता है, ये हटा देगा कि भाई यहाँ पर कोई बर्ड है। बर्ड वगैरह को नहीं इंक्लूड करेगा कि बर्ड्स हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट वहां पे छुपे हुए जो गन्स हैं और बाकी सब चीजें हैं, उनको टारगेट करना है। तो स्वाति माउंटेन्स, माउंटेन पे, बहुत ऊंचाई माउंटेन्स पर इन चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली रडार सिस्टम के थ्रू हमें पूरी इंफॉर्मेशन देगा, उसे कहते हैं हम स्वाति माउंटेन। इंडियन आर्मी को ये चीज दे दी गई है। बनाने वाली का नाम आपको पता होना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बनाने वाली का नाम क्या है। समझ रहे हो? तो ये, इसे हम पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेपन लोकेटिंग रडार, WLR। हथियार लोकेटिंग रडार के रूप में जाना जाता है, मतलब कि जहां पर आपको हथियारों की जानकारी मिल जाती है, सिग्नल्स मिल जाते हैं, जिससे आप ये जान पाते हो कि वो उस जगह पे कैसे हमें आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि इतना ऊंचाई ऊंचाई पे चीजें होती है, हमारे सोल्जर्स को भी बड़ा मुश्किल होता है वहां तक पहुंच पाना और अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने टारगेट्स को, अपनी चीजों को अंजाम दे पाना। तो उसके लिए यहाँ पर आसानी से ये हो जाता है, पता चल जाता है, प्लानिंग करना आसान पड़ जाता है। तो एक नया सिस्टम है, इंडियन आर्मी को दिया गया, जिसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी रही है। इस पूरे को BEL ने जो बनाया है वो करीब 990 करोड़ की लागत से बनाया है। ठीक है, इसरो ने नहीं बनाया, इस बात को दिमाग में रखिएगा। DRDO की ही लैब में आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। वेपन लोकेटिंग रडार है, ये अलग है, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अभी तक ये 46 बनाए जा चुके हैं। अब क्योंकि एक अकेले से तो काम चलेगा नहीं, एक अकेला तो एक ही जगह पे काम करेगा ना, तो उसमें करीब 46 जो है इसको आराम से यहाँ पर बनाया जा चुका है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक तरीके से एक रडार है जो कि, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 30 से 40 किलोमीटर तक भी जो है वो देखी जा सकती है। और बाकी इलाकों के लिए अलग से और भी रडार्स बनाए जा रहे हैं, अभी तक 40 है, बाकी और धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगला आर्टिकल है हमारा केरलम के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि जो अभी एक बिल पास हुआ है जिसमें केरला का नाम केरलम करने की बात की गई। तो देखो यार, ऐसा क्यों हुआ और ये कैसे पॉसिबल है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। आप सभी लोग सामने देखेंगे कि कभी भी किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है। नाम चेंज करने का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत हमारी पार्लियामेंट के पास है। अब यहाँ पर आपको इस बात को एक ना जरा समझना है मेरे साथ। देखो यार, कभी भी कोई नाम चेंज करना हो, कभी भी उस एरिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को बनाना हो या हटाना हो, कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। प्रोसेस समझेगा, सबसे पहले उस स्टेट की, उस राज्य की जो विधान सभा है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने राज्य में उस बिल को पास करेगी।
सबसे पहला काम तो ये होगा। जैसे ही उस राज्य में एक लेजिस्लेटिव बिल को पास हो जाएगा, पहले उस राज्य में पास होगा, उस राज्य में वो जो है विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कराया जाएगा। फिर उसके बाद वो बिल कहाँ पहुंचेगा? पार्लियामेंट, हमारी संसद पहुंचेगा, जहां पर सिंपल मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी, जिसको हम कहते हैं सामान्य बहुमत। फिर ये सामान्य बहुमत से पास कराया जाएगा। अगर आप सभी लोगों को विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, इन सब में डिफरेंस पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, तो जितने ज्यादा कमेंट्स आप यहाँ पर सामने कमेंट बॉक्स में करोगे, उतनी जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी बहुमत के ऊपर, चारों बहुमत को एक्सप्लेन करते हुए विद एग्जाम्पल पूरे तरीके से, और उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हर बहुमत का अलग यूज होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस आर्टिकल में है, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे पॉलिटी की क्लियर करूंगी। अगर आप चाहें तो आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादा कमेंट होने पे वो जो है चीज बनाई जाएगी आपके लिए जल्द से जल्द, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, बिल्कुल आपके लिए जो है एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी, तो आप बताइए मुझे कमेंट करके। तो अभी फिलहाल समझेंगे, पहले स्टेट में बिल पास होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा। अगर यहाँ दोनों से मंजूरी मिल जाती है और हमारे प्रेसिडेंट से भी मंजूरी मिल जाती है, तभी केवल जो है उस जगह पर नाम भी चेंज किया जाता है, और हमारी विधान परिषद को भी बनाया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। एक और बात मैं बता दूं, नाम चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि विधानसभा की परमिशन। नाम चेंज करना अकेले पार्लियामेंट के हाथ में भी है, आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद 3 के अनुसार। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट की परमिशन देगी, पर अक्सर ऐसा होता है कि स्टेट पहले यहाँ पर गुजारिश करती है, और स्टेट की गुजारिश पे संसद उसको पास कर। तो ये दो प्रोसेस है, इस दोनों को याद में रखिएगा, ये सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो केरला की सरकार ने यहाँ पर इस चीज को पास करा आर्टिकल 3 के तहत, नाम को चेंज करने के लिए। क्लियर है भाई? यहाँ तक प्रोसेस को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। एनजीटी ने यहाँ पर बोला है कि जो ताम्पारा लेक है उसको जरा साफ सुथरा कराओ यार, बहुत जबरदस्त वहां पे जो है गंदगी मच रही है, जरा करो उसको साफ। तो सवाल ये आता है कि ये ताम्पारा लेक जो है, या तम्परा लेक जो है, ये क्या है? अब तम्परा लेक पे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं आप सभी लोगों के लिए, ये इस क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि ये ताम्पारा लेक कहाँ पर है। तो देखिए, ये ताम्पारा लेक उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये एक मीठे पानी की लेक है, क्योंकि ताम्पारा लेक के अराउंड बहुत से लोग वहां पर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। एक नदी है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी के किनारे पड़ती है एक ताम्पारा लेक, काफी फ्रेश वाटर की है, मीठे पानी की है, और ऋषिकुल्या से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। ये जो है वहां पे लोग काफी हद तक इस पे डिपेंडेंट भी है, तो यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रुकवाने के लिए एनजीटी ने बोला है। अब आप कहेंगे ये काम एनजीटी क्यों कर सकती है भाई, ये एनजीटी है कौन जो ये काम कर रही है? तो देखिए भाई, एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित ट्रिब्यूनल है, जो कि 2010 में बना था, जो कि यहाँ पर एनवायरमेंट से जुड़े हुए इन चीजों के ऊपर काम करता है। केवल ताम्पारा लेक पर नहीं, उड़ीसा में एक रिवर थी, इसका नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, महानदी की एक ट्रिब्यूटरी थी वो, उसको भी साफ सफाई करने के लिए एनजीटी ने बोला है। हरियाणा सरकार के ऊपर भी काफी सारी बातें कही हैं। तो एनजीटी का काम ही यही होता है कि जितना भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए चीजें हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजों के ऊपर वो काम देखेगी, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है भाई, बात को समझ गए? तो ताम्पारा लेक इसलिए अभी न्यूज में था, आपको इसलिए इस बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, डिटेल मतलब कि पूरे बारे में पता होना चाहिए, और उड़ीसा में ही आती है। चिलिका लेक तो सुना है ना सबने, चिलिका लेक के पास पड़ती है, अभी याद कर लो कि चिलिका लेक के पास पड़ती है। यहाँ पर काफी सारे आपको जो है इन्होंने जो है ये एनजीटी है, एनजीटी 2010 में जो बनाई गई थी, इसकी मेन हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, लेकिन इसकी सिटिंग और भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई में भी बैठती है, जो कि यहाँ पर ये काम देखती है। और जो भी इनके पास केसेस आए होते हैं, ये कंपलसरी है कि ये एनजीटी कितने महीने में सॉल्व करेगी, 6 महीने में एनजीटी को सॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। इसके अंदर
एक चेयरपर्सन होता है और जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 5 सालों के लिए रहते हैं। जितने भी चेयरपर्सन और बाकी लोग होते हैं वो सब सीजीआई के तहत, मतलब सीजीआई के कहने पर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात को अपना दिमाग में रखेगा, इस पे सवाल आपका बन सकता है। अगला आता है यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट के ऊपर अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक समिट हुआ है। ये अमेजोन वो वाला अपना वाला अमेजोन नहीं है जिससे फटाफट उठा करके हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, ये अमेजोन ट्रीटी है। ये अमेजोन एक नदी है जो कि ब्राजील और साउथ अमेरिका में बहती है। वो ट्रीटी 8 अमेजोन वाली जहां पे बहती है उस कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरिनामे, वेनेजुएला, इन सब कंट्रीज का ग्रुप है। और इनका जो एक अभी समिट हुआ है, मीटिंग हुई है, वो कहाँ पे कंडक्ट हुई है? ब्राजील के अंदर। याद हो जाएगा। ठीक है, ये असल में 1978 में बनी थी ये पूरी, करीब 45 साल पहले बनी थी ये, जिसमें इन सब ने अमेजोन को जो है साफ सफाई रखने के लिए इस चीज के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर अपनी इस पूरे ट्रीटी की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं, डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। सब लोग मिलकर के अमेजोन नदी को किस तरीके से सुधारना है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और अमेजोन नदी आपको पता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रिवर वहां पर बहती है, इसलिए ये एक के हिसाब से पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि उससे जुड़े हुए हम सारी चीजों को यहाँ पर पूरे तरीके से एक सॉल्यूशन जो है वो देने वाले हैं, उसको सुधारने की कोशिश करने वाले हैं। समझिए बात को। ठीक है, तो ये बात भी दिमाग में रखना आपने। फिर आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। अब ये बड़ा ज्यादा न्यूज में था, ये स्पोर्ट्स का है। वैसे मैं स्पोर्ट्स अपने उसमें बहुत कम कवर करती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका मंथली वाले में कवर हो जाता है, तो मैं अपने में बहुत कम कवर करती हूँ। तो अब मैं स्पोर्ट्स का भी एक लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पे कंप्लीट हुई है। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना में। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कंप्लीट होती है। तो अब कंप्लीट होने के बाद सारी टैली निकल के आ जाएगी भाई किसने कितना जीता है। तो यहाँ पर चाइना के एक रीजन है चेंगडू। कौन सा रीजन है? चेंगडू। चाइना के चेंगडू में इस पूरे को कंडक्ट किया गया, जिसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते ये पूछा जा सकता है। 26 मेडल। ठीक है, 26 मेडल हम जीते हैं। बहुत सारे एथलीट्स अपने इंडिया के वो थे जो खेलो इंडिया स्कीम से आगे बढ़े। देखो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा नाम जो है वो यहाँ पर यूनिवर्साइड के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसको यूनिवर्साइड ही कहते थे एक्चुअली में, बाद में नाम चेंज हो गया। असल में बात ये आती है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है। इसको ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसको ऑर्गेनाइज करती है फीसू। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सिटी के गेम्स को करते हैं, जिसमें एक तरीके से इसमें भी हर 2 साल बाद किया जाता है। जैसे ओलंपिक होता है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड करता है, ऐसे ये भी करता है। इसमें समर और विंटर दोनों एडिशन होते हैं। समर में हम स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया। विंटर में हम क्या करेंगे? स्कीइंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, उन सबको किया जाता है। इसका पहले 2019 में हुआ था, उसके बाद जो है ये हुआ नहीं है। 2019 में ये जापान में हुआ था, नेपल्स जापान में। सॉरी, नेपल्स में हुआ था, जापान में नहीं, जापान जीता था उसके अंदर। आगे अभी अगली बार जो है 2025 में होगा, जर्मनी। ठीक है, रूर एरिया जर्मनी में होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में भी आपसे पूछा जा सकता है। फीसू ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा है, चेंगडू में हुआ था, इंडिया यहाँ पर जीता है। टॉप में इसमें चाइना रहा है, मैं बता दूं। फीसू वर्ल्ड गेम्स में टॉप टॉप में चाइना है, फिर जापान, कोरिया, पोलैंड, इटली। इंडिया की पोजीशन भी यहाँ पर। ठीक है, 4 डिसिप्लिन में, 4 कैटेगरीज में यहाँ पे फाइट हुआ था। इंडिया की पोजीशन इसमें 7th नंबर पे रही है। हम एरिया वाइज भी 7th है, याद कर लो, इसमें भी हमारी पोजीशन 7th रही है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, यूएसए काफी पीछे रहा है इसके अंदर। तो मेडल टैली के रूप में आपको इस बात को याद में रखना है। ठीक है भाई। फिर आता है एक और मिशन लॉन्च किया गया है, भू विजन के नाम से। भू का मतलब क्या होता है? धरती। धरती का मतलब यहाँ पे सॉइल की बात हो रही है। विजन मतलब देखना, टेस्ट करना। तो सॉइल की टेस्टिंग के लिए अलग से जो है कृषि राष्ट्र, जो पहले नाम था उसको चेंज करके भू विजन रखा गया, जो कि सॉइल की टेस्टिंग के लिए काम करेगा। इंडिया ने खुद ने इस पूरे को लॉन्च किया है, ताकि हम लोग यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग के ऊपर जो है पूरा एक ये चेक करें कि सॉइल टेस्टिंग जो है वो
कितने प्रकार से हो सकती है, टेस्ट कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो उसके लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए विजन के नाम से इस पूरे को स्टार्ट किया। और आपको पता है ये कौन ऐसे काम जो है सॉइल से जुड़े हुए करता है, वो है ICAR। सभी लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस पूरे को यहाँ पर बनाई है। ठीक है भाई। लास्ट देखेंगे यहाँ पर, अभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन का जो एक पूरा निकल के आया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु ने जो है ऑर्गन और जो हम यहाँ ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें टॉप किया है किसने? तमिलनाडु में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो पूरा एक अथॉरिटी है वो तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, वो है ही वहीं पर लोकेटेड, और वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो तमिलनाडु ने इसको यहाँ पर जीता है नेशनल लेवल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा डोनेशंस भी उन्होंने ही यहाँ पर दी है। तो टॉप करने वाली कौन है भाई? तमिलनाडु। और इनको ये अवार्ड दिया गया है नेशनल ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ये थे आपके इस बार के आज के सारे कंप्लीट आर्टिकल्स जो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी को आपको लर्न करना है। ये वीकली करंट अफेयर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप बाकी सब चीजों को पढ़ते हो, जितना आप बाकी स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते हो उतने ही जरूरी ये वीकली करंट अफेयर्स भी हैं। इनको लाइटली मत लीजिएगा। और कैसा लगा आप लोग यार कमेंट नहीं करके बताते हो? कमेंट नहीं करोगे तो यार मोटिवेशन कैसे मिलेगी वीडियोस बनाने की? आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस पे कमेंट करके मुझको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। राइट, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।